हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, आज हम लोग इस वीडियो में एक बेहतरीन से टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स को जानेंगे कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, किस प्रकार की राशि है और कब वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, किस तरीके से ये बदलता है, इसका मान कब अधिकतम होगा और कब न्यूनतम होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग रहेगी हमारी बेटा वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स क्या है? वैद्युत फ्लक्स क्या है? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है आपका? अब वैद्युत फ्लक्स क्या है? तो वैद्युत फ्लक्स की पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद में इसको समझते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखे किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स फाई ई, फाई ई, वैद्युत फ्लक्स फाई ई, फाई ई कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स फाई ई कहते हैं। ये रहा आपकी वैद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन। वैद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखे किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब क्या है, समझिए इसको। हम मान लेते हैं कि इस तरीके से कोई आपका पृष्ठ रखा हुआ है। इस तरीके से कोई आपका पृष्ठ रखा हुआ है। अब यहां से वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही थी, यहां से वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही थी, यहां से वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही थी, यहां से वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही थी। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र था जिसमें कोई पृष्ठ रखा हुआ है जिसका क्षेत्रफल हमने मान लिया A है। अब इससे जो भी वैद्युत बल रेखाएं, जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, उन्हीं वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं और इसको फाई ई से लिखते हैं। और यह एक अदिश, यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। ये बात ध्यान रखना। अब वैद्युत फ्लक्स, बोले वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है E डॉट ए, E डॉट ए।
अच्छा, इस डॉट को अगर हटा देते हैं तो फाई ई इक्वल आपका आ जाता है ई ए कॉस थीटा। अब ये थीटा मात्रक की पहले बात कर लेते हैं। यहां से बेटा मात्रक ई का मात्रक बोले न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, ये तो ई का मात्रक हो गया। अब इनटू में, तो इनटू में क्षेत्रफल का मात्रक, तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो ये मात्रक क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब यहां पर दूसरा मात्रक क्या होता है, बोले वैद्युत क्षेत्र का मात्रक बेटा वोल्ट प्रति मीटर होता है। इधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो गया वोल्ट प्रति मीटर। अब हम किसका लिखेंगे, क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर इसकी पावर को ले गए बेटा, अब ले गए तो बचा वही आपका दूसरा मात्रक हो गया वोल्ट और मीटर, वोल्ट और मीटर। तो इस तरीके से वैद्युत फ्लक्स के मात्रक हो गए। अब वैद्युत फ्लक्स के मात्रक हो गए तो वैद्युत फ्लक्स का मान कब अधिकतम होगा और कब न्यूनतम होगा, इस चीज को हमें जानना है। तो इस चीज को जानने से पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं क्षेत्रफल सदिश की। किसकी बात करेंगे, क्षेत्रफल सदिश की। तो यहां हेडिंग रहेगी क्या, क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, तो बेटा क्षेत्रफल सदिश किसी पृष्ठ के किसी बिंदु पर, कोई भी पृष्ठ हो उसके किसी भी बिंदु पर खींची, किसी भी बिंदु पर खींची गई लंबवत, खींची गई लंबवत रेखा क्षेत्रफल सदिश कहलाती है। इसे वेक्टर ए या वेक्टर एस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई। अब क्षेत्रफल सदिश जो है वो किसी भी पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर खींची गई लंबवत रेखा होती है जो क्षेत्रफल सदिश को प्रदर्शित करती है। अन्यथा तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि जो क्षेत्रफल होता है वो एक सदिश राशि है। क्षेत्रफल कैसी है, सदिश राशि है। तो इसीलिए इसकी हेडिंग भी रहती है क्षेत्रफल सदिश, मतलब क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। अब इसको प्रदर्शित इससे करते हैं, यहां पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर ए कॉस थीटा, वेक्टर ए कॉस थीटा, इस तरीके से भी प्रदर्शित करते हैं। अगर कोई अल्पांश पृष्ठ है तो अल्पांश पृष्ठ के लिए हम इस तरीके से भी इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, इस तरीके से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। मात्रक, तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। अब यहां पर जो ये क्षेत्रफल सदिश है, समझिए अगर हमने कोई इस तरीके से पृष्ठ ले लिया, कोई हमने इस तरीके से पृष्ठ ले लिया, अब इसका हम बोलें कि क्षेत्रफल सदिश आपको खींचना है, तो क्षेत्रफल सदिश सपोज करिए कि इस बिंदु पर खींचना है, तो इस बिंदु पर बेटा ये कहीं ना कहीं वक्रनुमा है या गोलीय हल्का सा मान सकते हैं। तो इसके केंद्र से बाहर की ओर ऐसी रेखा खींचिए जो इस बिंदु पर ठीक होकर जाए। मतलब अगर हम इस बिंदु पर इस तरीके से कोई रेखा खींच दें तो क्षेत्रफल सदिश कहलाएगी,
क्षेत्रफल सदिश कहलाएगी। अगर आपका कोई समतल पृष्ठ है तो समतल पृष्ठ पर के किसी बिंदु पर इस तरीके से जो रेखा खींचेंगे वो आपकी क्षेत्रफल सदिश कहलाएगी। चलिए, ये क्षेत्रफल सदिश की बात हो गई। जब हमने बेटा क्षेत्रफल सदिश को सीख लिया, अब इसके बाद में हम इसके मान को कम और अधिक किस तरीके से होगा, थीटा पर किस प्रकार वैद्युत फ्लक्स का मान निर्भर करेगा, उसको हम जानते हैं। थोड़ा अब इसको साफ कर दें, इसको साफ कर दें। जी हाँ, अब हम सीखते हैं कि वैद्युत फ्लक्स थीटा के मान पर किस प्रकार निर्भर करेगा। तो वैद्युत फ्लक्स थीटा के मान पर किस प्रकार निर्भर करेगा, उसके लिए यहां पर हमने मान लिया कि ये एक समान वैद्युत क्षेत्र था। देखिए, अब हम छोटे छोटे कुछ डायग्राम समझते हैं। यहां पर ये जो कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है थीटा, ये थीटा क्या है, तो यहां पहले लिख देते हैं, जहां थीटा क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए व वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच कोण है, के बीच कोण है। ये बात ध्यान रखना कि ये बीच का कोण है किसके, क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच। अब यहां पर हम कुछ डायग्राम आपको बना के दिखा रहे हैं। मान लीजिए इस तरीके का कोई वैद्युत क्षेत्र है, थोड़ा और डायग्राम बड़ा कर लेते हैं। इस तरीके से एक समान वैद्युत क्षेत्र है। अब इसमें कोई पृष्ठ रखा है इस तरीके से, इस तरीके से हमने पृष्ठ मान लिया, इसको नंबर 1 डाल देते हैं। अब पृष्ठ हमने मान लिया, तो अभी जो पृष्ठ है वो क्षेत्र की दिशा से कितना कोण बना रहा है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। क्षेत्र की दिशा से कितना कोण बना रहा है, बोले लंबवत है। लंबवत है तो इसका अगर हम क्षेत्रफल सदिश देखेंगे तो क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, बोले वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। अगर ये पृष्ठ इस तरीके से, वैद्युत क्षेत्र इस तरीके से, इस तरीके से हमने पृष्ठ रख दिया बेटा, वैद्युत क्षेत्र इस तरीके से है और कोई हमने पृष्ठ ऐसे रख दिया, जैसे बाहुबली मूवी हुआ करती थी। बाहुबली मूवी में बहुत सारे तीर एकदम चलते थे अच्छे से, और वो इस तरीके से ऐसे सामने कर लेते थे, तीर उससे टकरा जाते थे। याद आया कुछ? वैसे ही वैद्युत क्षेत्र इस तरीके से है, जैसे आप हमें देख रहे हैं, समझ लीजिए कि उधर से वैद्युत क्षेत्र इस हमारी ओर है, और फिर हमने क्या किया, ऐसे एक बढ़िया सा एक सरफेस लिया, ठीक लंबवत। अब ठीक लंबवत ले लिया तो इसका क्षेत्रफल सदिश, तो क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के लंबवत ही तो होता है, तो इसका मतलब क्षेत्रफल सदिश इधर होगा, और क्षेत्रफल सदिश इधर होगा तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच में कोण कितना बन रहा है, यानी कि यहां पर थीटा कितना बन रहा है, 0 डिग्री। मतलब पहली कंडीशन में आपको क्या करना है, यदि पृष्ठ क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा हो, अगर पृष्ठ क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा हो, तब आपको कोण लेना है 0 डिग्री। 0 डिग्री लेंगे तो फाई बी बराबर आपका फाई बी चुंबकीय फ्लक्स होता है, ई ए, और हो जाएगा क्या, कॉस 0। कॉस 0 का मान 1 होता है तो फाई ई आपका हो जाएगा ई ए। मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अच्छा, ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब अगर हम बात करें सेकंड कंडीशन की, तो यहीं पर हम सेकंड कंडीशन को दिखा रहे हैं। अगर मान लीजिए
कि आपका पृष्ठ इस तरीके से रखा हो, मतलब इस तरीके से रखा हो, इस तरीके से मतलब है कि अगर हम मान लें कि पृष्ठ जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा से, पृष्ठ जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 60 अंश का कोण बना रहा है। अब इसको हम लिख देते हैं, यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 60 डिग्री कोण बनाए, अगर पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 60 डिग्री का कोण बनाएगा तब क्षेत्रफल सदिश, बोले क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के ठीक लंबवत होता है, पृष्ठ के ठीक लंबवत होता है। तो यहां पर टोटल कोण कितना बनेगा? तो टोटल कोण बनेगा भाई साहब 90 डिग्री का। अब ये 60 डिग्री का हो गया तो इधर वाला ये कोण कितना होगा? बोले ये कोण कहीं ना कहीं 30 ही तो होगा, तभी तो 30 और 60 मिलके 90 होगा, होगा कि नहीं? अगर ये कोण ऊपर वाला भैया, ये कोण अगर 60 डिग्री है, टोटल बनना है 90 अंश का, तो यहां 30 ही तो बचेगा वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश की दिशा के बीच। तो यहां से हम कह सकते हैं कि थीटा बराबर आपको लेना है 30 डिग्री, तो फाई ई बराबर आपका हो जाएगा ई ए कॉस 30 डिग्री। ठीक है, कॉस 30 की वैल्यू रख देंगे तो आपका हो जाएगा फाई ई इक्वल ई ए कॉस 30 की वैल्यू √3/2, √3/2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब बोले अगर कंडीशन मान लीजिए, इसको हम थोड़ा साफ कर दें, इसको साफ कर दें, थोड़ा अच्छे से कंडीशन समझिए, इसको साफ कर दें। अगर हम मान लें कि आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र ये रहा बेटा, थोड़ा इसको और बढ़ा लेते हैं, 2 डायग्राम इसमें बन जाएंगे। अगर ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है और इसमें भैया हमने पृष्ठ को रख दिया इस तरीके से कि पृष्ठ जो है वो क्षेत्र की दिशा से, पृष्ठ जो है क्षेत्र की दिशा से बना रहा है 30 डिग्री का कोण, तब इसका क्षेत्रफल सदिश, तो क्षेत्रफल सदिश जो होगा पृष्ठ के ठीक लंबवत होगा, पृष्ठ के ठीक लंबवत होगा। तो ये बोले देखिए ये टोटल कोण 90 अंश का होता है, तो ये कोण कितना हो जाएगा? तो ये कोण आपका बचेगा 60 डिग्री का। तो यहां पर अब हम लिखेंगे यदि पृष्ठ क्षेत्र की दिशा से 30 अंश का कोण बनाता हो, 30 अंश का कोण बनाता हो। अब अगर 30 अंश का कोण बनाता होगा तब आपको कितना लेना है? बोले तब आपको लेना है थीटा बराबर कितना? 60 डिग्री। कितना लेना है? 60 डिग्री। अच्छा ये बात ध्यान रखना, ये जो हम थीटा के मान लिखवा रहे हैं, ध्यान रखिए हर एक डायग्राम में आपको बता रहे हैं कि जो पृष्ठ है, पृष्ठ बना रहा है वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 90 अंश, 60 अंश और 30 अंश, तब ये कोण हम ले रहे हैं 90 की जगह पे 0 ले रहे हैं, 60 अंश की जगह पे 30 अंश ले रहे हैं और 30 अंश की जगह पे कितना ले रहे हैं? 60 अंश। तब फाई ई इक्वल आपका हो जाएगा ई ए और cos 60। cos 60 की वैल्यू बेटा कितनी होती है? तो cos 60 की वैल्यू E/2, क्योंकि cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसके बाद में लास्ट कंडीशन आपकी ये बची कि अगर पृष्ठ आपका इस तरीके से हो, पृष्ठ आपका इस तरीके का, अब पृष्ठ इस तरीके से है तो पृष्ठ ने
पृष्ठ ने वैद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बनाया, तो थीटा बना रहा है कितना, 0 डिग्री। और क्षेत्रफल सदिश कितना बना रहा होगा, तो क्षेत्रफल सदिश चाहे इधर खींचिए चाहे ऊपर की ओर खींचिए, क्षेत्रफल सदिश बना रहा होगा वैद्युत क्षेत्र के साथ 90 अंश का कोण। जब यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो, अगर पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो तो हमें लेना है थीटा बराबर 90 अंश, और जब हम थीटा 90 अंश लेंगे तो हमारा फाई ई इक्वल हो जाएगा ई ए और कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू होती है कितनी, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बताओ भैया, 0। कितनी होती है, 0। तो इस तरीके से वैद्युत फ्लक्स जो है आपका थीटा के मान पे किस प्रकार निर्भर करता है, यहां से आपने अच्छे से समझा कि वैद्युत फ्लक्स किस प्रकार निर्भर कर रहा है थीटा के मान पर। चलिए इसको साफ करें, इसको साफ करें। एक छोटी सी और डेफिनेशन ले लेते हैं, कौन सी, जो आपकी इंपॉर्टेंट रहती है क्या क्या क्या, घन कोण। क्या, घन कोण। घन कोण। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं हेडिंग लगा लीजिए घन कोण, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो साथ ही साथ लाइक करते रहो, लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों अपने साथियों के साथ चैनल को शेयर भी कर दीजिए, यानी कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल तो शेयर हो ही जाएगा। अच्छा, हेडिंग क्या है, हेडिंग रहेगी घन कोण। घन कोण, क्यूब एंगल। अब घन कोण क्या होता है, देखो समतल कोण तो हमने सीखा है, दो समांतर या दो कोई भी रेखाएं हों, दो समतल रेखाएं हों, दो कैसी हों, समतल प्लेन रेखाएं हों, और वे एक दूसरे के साथ जो भी कोण बनाती हैं उसको हम समतल कोण कहते हैं। दो समतल रेखाएं एक दूसरे के साथ जो भी कोण बनाती हैं उसे हम, या दो समतल रेखाओं के बीच के झुकाव को समतल कोण कहते हैं। तो ये तो समतल कोण, लेकिन हमें यहाँ क्या पढ़ना है, हेडिंग तो हमारी घन कोण है, तो हमें पढ़ना है घन कोण। तो घन कोण की परिभाषा क्या होती है, किसी गोले के अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसी गोले के अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरित कोण, आंतरित कोण घन कोण कहलाता है। किसी गोले के अल्पांश पृष्ठीय या पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा, यहां पर हम पृष्ठीय भी लिख सकते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरिक कोण को घन कोण कहते हैं। आंतरिक कोण को घन कोण कहते हैं या घन कोण कहलाता है। घन कोण को अगर अल्पांश है तो घन कोण को डी ओमेगा से लिखते हैं। डी ओमेगा बराबर होता है डी ए। जब बेटा इस तरीके से कोई आपका ये गोला है, इसकी कुछ ना कुछ त्रिज्या होगी, बोले यहां पर छोटे से अल्पांश कोई गोला है, इसका ये केंद्र है, इसकी त्रिज्या है आर, और इसके इस अल्पांश छोटे से गोलीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय गोले के छोटे से पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके द्वारा, इस पृष्ठीय क्षेत्रफल के द्वारा जो केंद्र पर बनाया गया कोण होता है
इसी को हम घन कोण डी ओमेगा कहते हैं। डी ओमेगा बराबर होता है आपका डी ए कॉस थीटा और अपॉन आर स्क्वायर, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब डी ए क्या है? डी ए इस पृष्ठ का अल्पांश क्षेत्रफल है। डी ए क्या है? डी ए क्या है? डी ए अल्पांश क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। डी ए क्या है? अल्पांश क्षेत्रफल है। यहां से इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं कि जो घन कोण होता है किसी, अगर हम त्रिज्या का मान 1 मीटर ले लें, 1 मीटर ले लें, अगर कोई गोला है उसकी त्रिज्या को हम 1 मान लें, 1 मीटर, अगर यहां से हम मान लें यदि r बराबर 1 मीटर, तो यहां से आपका डी ओमेगा इक्वल क्या हो जाएगा? डी ए हो जाएगा। डी ओमेगा इक्वल क्या हो जाएगा? डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। यहां से हम क्या बोल सकते हैं? तो बोल सकते हैं एकांक मीटर त्रिज्या वाले, एकांक मीटर त्रिज्या वाले किसी गोले के अल्पांश या छोटे से भाग के क्षेत्रफल, छोटे से भाग का जो क्षेत्रफल होता है उसी को हम कह सकते हैं घन कोण। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं इस डेफिनेशन से अच्छा तो यही डेफिनेशन लग रही है, इस डेफिनेशन से अच्छा, लेकिन इस तरीके से हम बोल सकते हैं, लिख भी सकते हैं, लेकिन ये बोलने में थोड़ी अच्छी लग रही है। अब ये डी ओमेगा हो गया, ये हो गया अल्पांश छोटे से पृष्ठीय भाग के लिए। इसको एक बार आप फिर समझिए, जिस तरीके से ये घन कोण क्या होता है, जैसे हम लोग मार्केट से कुल्फी 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 खाते हैं, तो कुल्फी के निचले साइड पर जो ऐसे करके एंगल बनता है उसी को बोलते हैं घन कोण। तो ये आपका घन कोण हो गया। ये तो है अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा। अगर हम कहें पूरे गोले के लिए, पूरे गोले के लिए, तो पूरे गोले के लिए इंटीग्रेशन डी ओमेगा इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसका यहां पर समाकलन करेंगे, समाकलन करेंगे तो डी ओमेगा का क्या होता है बेटा? डी ओमेगा का होता है ओमेगा, यहां से आपका 1 अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, त्रिज्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन किसमें होगा? क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल का समाकलन करेंगे तो यहां पर हो जाएगा डी ए कॉस थीटा। और डी ए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? जितना इसका पूरा क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? डी ए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? थीटा बराबर तो हम ले लेंगे 0। थीटा बराबर कितना ले लेंगे? थीटा 0, थीटा 0। जब थीटा हमने 0 ले लिया, थीटा 0 ले लिया, थीटा 0 ले लिया, थीटा 0 ले लिया, तो 0 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहां इसका मान सीधा सीधा कितना आएगा? तो इसका मान आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। जब 4 पाई आर स्क्वायर इस पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा तो यहां पर मान रखेंगे तो ओमेगा इक्वल 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बेटा, आर स्क्वायर को ले गए बेटा, ले गए। यहां से ओमेगा इक्वल क्या आएगा? 4 पाई। ओमेगा इक्वल क्या आएगा? 4 पाई। यानी कि जो घन कोण होता है वो पूरे गोले द्वारा उसके केंद्र पर आंतरित जो होता है वो कितना होता है? 4 पाई होता है। 4 पाई का मतलब 720 अंश होता है इसका, लेकिन मात्रक इसका होता है क्या? स्टेरेडियन। वैसे तो हम बोल सकते थे कि 720 अंश, लेकिन इसका मात्रक अंश या रेडियन ना होके इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। इसका मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। तो स्टेरेडियन इसका मात्रक होता है। अब स्टेरेडियन तो यहां पर भी लिख सकते हैं बेटा, स्टेरेडियन। वैसे तो इसको हम 720 अंश बोल सकते थे, लेकिन यानी कि रेडियन में, लेकिन यहां पर क्या है? स्टेरेडियन इसका मात्रक है। मात्रक क्या है? स्टेरेडियन। तो ये आपका घन कोण हो गया। यहां से भी हम परिभाषा निकाल सकते हैं, हमने आपको बताया भी किस तरीके से परिभाषा निकाल सकते हैं। बकाया अगर अल्पांश पृष्ठ के लिए है तो घन कोण इतना स्टेरेडियन होता है, घन कोण डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर।
और यहाँ पर पूरे गोलीय पृष्ठ के लिए तो यहाँ पर होता है ओमेगा इक्वल 4 पाई स्टेरेडियन। अदरवाइज हम इसको बोल सकते हैं 720 अंश, लेकिन इसका मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 भी होती है, और एंगल में अगर देखेंगे तो एंगल में 180 डिग्री होती है। यहां पर इसका मात्रक क्या है? स्टेरेडियन। ये बात ध्यान रखना, प्लेन एंगल अगर होता तो आपका मात्रक रेडियन होता, अंश होता, लेकिन यहां पर क्यूब एंगल है, इसलिए मात्रक क्या रहेगा आपका? स्टेरेडियन। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ फिर हम लोग आज एक दूसरे के आमने सामने होंगे, एक दूसरे से फिर बहुत सारी बातें होंगी, कुछ आपके एग्जाम से रिलेटिव मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आज की वीडियो में इतना ही। खुश रहिए। धन्यवाद।